हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है क्राइम स्टोरी टीवी चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी हुई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप आने वाली कोई भी कहानी को मिस ना करें। मित्रों, कहानी के अंत तक जरूर बने रहे क्योंकि अंत में कहानी से आपको जो सीख मिलेगी वह सबसे अनमोल है। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि कहानी के अंत को मिस ना करें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत उस खौफनाक रात से होती है जब हैदराबाद के मीरपेट इलाके में अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक प्रेशर कुकर की सीटी गूंजी। रात के करीब 2 बजे थे और पूरा इलाका गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी। अचानक एक आवाज आती है, कुकर की सीटी की आवाज। लेकिन यह कोई आम सीटी नहीं थी। यह सीटी उस खौफनाक सच की गवाह थी जिसने सबकी रूह को हिलाकर रख दिया। इस दृश्य के साथ कहानी उस घर में प्रवेश करती है जहां एक साधारण किचन की खिड़की से झांकते ही अनहोनी की बू आती है। बिखरे हुए बर्तनों और खुले कुकर के बीच वहां छुपा था एक ऐसा सच जिसे सुनने मात्र से शरीर कांप उठे। कुकर के अंदर जहां कभी खिचड़ी पकती थी, अब एक औरत के शरीर के टुकड़े पक रहे थे। 3 दिनों तक उस कुकर की सीटी गवाही देती रही, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि इस घर में मौत की दावत पकाई जा रही है। इसके बाद कहानी उन रहस्यों की परतें खोलती है जो इस घटना के पीछे छुपी थी। इस घटना के मुख्य किरदार, उसकी वजह और दर्दनाक अंजाम की जड़ों तक पहुंचने के लिए पुलिस और पड़ोसियों की नज़र से इसे दिखाया जा सकता है। वेंकटापुरम के एक शांत कॉलोनी में गुरुमूर्ति और उनकी पत्नी माधवी अपने 2 बच्चों के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। गुरुमूर्ति, जिसकी उम्र लगभग 45 साल मानी जाती है, पहले भारतीय सेना में सिपाही था। सेना में रहते हुए उसने एक अनुशासित और सख्त जीवन बिताया, लेकिन अपने परिवार को पर्याप्त समय न दे पाने की वजह से उसने सेना छोड़कर डीआरडीओ में नौकरी ज्वाइन कर ली। डीआरडीओ का ऑफिस कंचन बाग में था और यही उसने अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की नींव रखी। माधवी, जो 35 साल की एक साधारण हाउसवाइफ थी, घर संभालने में पूरी तरह सक्षम थी। उनकी शादी को 13 साल हो चुके थे और इस दौरान उन्होंने अपने परिवार को हमेशा खुश रखा। दोनों बच्चे उनके जीवन में खुशहाली लेकर आए। यह परिवार अपनी जिंदगी के सुनहरे पलों का आनंद ले रहा था। गुरुमूर्ति और माधवी जिस मकान में रह रहे थे वह किराए का था। वह मकान परिवार के लिए छोटा लेकिन सुकून भरा आशियाना था। पड़ोसी उन्हें एक खुश मिजाज परिवार के रूप में जानते थे, लेकिन उनकी इस सुखद जिंदगी में एक दिन ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 16 जनवरी की सुबह यह दिन किसी सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ। माधवी ने बच्चों को स्कूल भेजा और गुरुमूर्ति अपने काम के लिए निकल गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दोपहर के बाद माधवी अचानक घर से गायब हो गई। जब शाम तक माधवी का कोई अता पता नहीं चला तो उनके माता पिता चिंतित हो उठे। वे नियमित रूप से अपनी बेटी से बात किया करते थे, लेकिन उस दिन उनके फोन का कोई जवाब नहीं आया। जब माता पिता ने गुरुमूर्ति से संपर्क किया और माधवी के बारे में पूछा तो गुरुमूर्ति ने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता, वह दोपहर से गायब है। उनकी यह बात माता पिता के लिए और अधिक चिंता का कारण बन गई। वे बार बार गुरुमूर्ति से पूछते रहे, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब मिला। माधवी के माता पिता को जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले, पड़ोसियों से पूछताछ की गई और हर संभावित जगह पर माधवी को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस बीच पुलिस को गुरुमूर्ति के व्यवहार पर शक होने लगा। उन्होंने देखा कि गुरुमूर्ति ने खुद कभी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश नहीं की और ना ही पत्नी के गायब होने को लेकर कोई चिंता जाहिर की। पुलिस ने उससे कई बार पूछताछ की, लेकिन हर बार उसका जवाब टाल मटोल वाला होता। यह मामला 18 जनवरी को ही सामने आया, जब माधवी के माता पिता ने मीरपेट पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने माधवी के पति गुरुमूर्ति से पूछताछ की। पूछताछ में जो सच सामने आया वह किसी भी सामान्य इंसान की सोच से परे था। जब पुलिस गुरुमूर्ति से पूछताछ कर रही थी तो वह बार बार चुप्पी साध लेता और सवालों से बचने की कोशिश करता। इसके बाद पुलिस गुरुमूर्ति को साथ लेकर उसके घर पहुंचती है। जांच में यह साफ हो गया कि माधवी अपने आप कहीं नहीं जा सकती थी। उनके पास पैसे नहीं थे, न ही उन्होंने अपने किसी जान पहचान वाले से संपर्क किया था।
गुरुमूर्ति के असहयोग रवैये ने मामले को और उलझा दिया। पड़ोसियों ने भी बताया कि गुरुमूर्ति के व्यवहार में पिछले कुछ दिनों से बदलाव था। माधवी का अचानक गायब होना और गुरुमूर्ति का रहस्यमय रवैया इस कहानी को और भयावह बना देता है। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी थी। 16 जनवरी 2025 का वह दिन अब भी सभी के लिए एक रहस्यमय पहेली बना हुआ है। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ। गुरुमूर्ति के बच्चे, जो अपनी मौसी के घर गए हुए थे, उन्होंने बताया कि वे कई दिनों से घर पर नहीं थे। यह सुनते ही पुलिस को शक और गहरा हो गया और पुलिस के शक की सुई सीधी गुरुमूर्ति पर अटक गई। अब पुलिस गुरुमूर्ति को हिरासत में ले लेती है। पहले तो वह बात को घुमा फिराक बात करता है, लेकिन पुलिसिया अंदाज के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। वह टूट जाता है और कढ़ाई से पूछताछ के दौरान गुरुमूर्ति ने जो कहानी सुनाई उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। गुरुमूर्ति ने बताया कि उसकी पत्नी अक्सर मायके जाने की जिद करती थी। वह इसे लेकर काफी तनाव में रहता था। एक दिन जब बच्चे घर पर नहीं थे, उसने अपनी पत्नी के साथ बहस की बहस इतनी बढ़ गई कि उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जो कुछ उसने अपनी पत्नी की लाश के साथ किया वह किसी के भी दिल को दहला सकता है। हत्या के बाद उसने लाश को बेडरूम से बाथरूम में खींचा। वहां उसने सबसे पहले लाश के टुकड़े किए। खून को साफ करने के लिए उसने पूरा बाथरूम धोया ताकि कोई सबूत ना बचे। इसके बाद उसने लाश के टुकड़ों को अलग अलग हिस्सों में बांटा। हड्डियों को तोड़ने और मांस से अलग करने के लिए उसने इमाम दस्ता और मूस का इस्तेमाल किया। वह चाहता था कि हड्डियां इतनी बारीक पीसी जाएं कि कोई भी यह ना पहचान सके कि यह इंसानी अवशेष है। गुरुमूर्ति ने अपनी दरिंदगी की हद तब पार की जब उसने लाश के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाना शुरू किया। वह रात भर जागकर लाश के टुकड़ों को कुकर में उबाल रहा ताकि मांस पूरी तरह गल जाए। 3 रातों तक उसने यही सिलसिला जारी रखा। पड़ोसी अक्सर रात में कुकर की सीटी सुनकर हैरान होते, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सीटी किसी इंसानी लाश के पकने की है। गुरुमूर्ति ने इस पूरी प्रक्रिया में सावधानी बरती। उसने खून को पूरी तरह साफ किया, बाथरूम धोया और हड्डियों को इतनी बारीकी से पीसा कि सब कुछ राख जैसा दिखने लगे। उसने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि पुलिस के सामने कोई सबूत ना बचे और वह बच निकल सके। उसने बताया कि वह हड्डियों को पीसता और मांस के छोटे छोटे टुकड़े बनाता था। इन सभी अवशेषों को उसने एक बोरी में भरा और पास की एक झील, जिसका नाम झिल्लेला गुड्डा बताया जा रहा है, वहां जाकर फेंक दिया। गुरुमूर्ति का कहना है कि उसने इस पूरे काम को इतने सोच समझकर अंजाम दिया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। जब पुलिस ने झील के आसपास जांच शुरू की तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह आशंका जताई जा रही है कि झील में मौजूद मछलियों और अन्य जलीय जीवों ने फेंके गए अवशेषों को खा लिया होगा। अगर ऐसा है तो यह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि अब महिला की लाश या उसके कोई भी अवशेष मिलना लगभग असंभव हो चुका है। गुरुमूर्ति ने यह भी बताया कि मौसी के घर से बच्चों के आने के बाद भी वह अपने बच्चों के सामने कुकर में बचे हुए टुकड़ों को उबाला था, लेकिन मासूम बच्चे समझ नहीं पाए कि उनकी मां के साथ क्या हुआ है। उन्हें यही बताया गया था कि उनकी मां कहीं गायब हो गई है और पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस घर में आने वाले रिश्तेदार और पड़ोसी जब इस सच्चाई से वाकिफ हुए तो उन्होंने जिस कुकर में माधवी के शरीर को पकाया गया था उसे देखकर सिहर उठे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण से दिखने वाली चीज का इस्तेमाल इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस ने गुरुमूर्ति के बयान के आधार पर जांच तेज कर दी है। हालांकि अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे इस अपराध की पुष्टि की जा सके, लेकिन पुलिस इस बात को लेकर आश्वस्त है कि गुरुमूर्ति ने यह हत्या की है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है उस महिला के अवशेषों को ढूंढकर अपराध की कड़ी को जोड़ना और गुरुमूर्ति को उसके गुनाह की सजा दिलाना। यह मामला केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानी हैवानियत की हदें पार करने का सबसे भयावह उदाहरण है। यह घटना उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अपने गुस्से और आवेश पर काबू नहीं रख पाते और जिनके गुस्से का नतीजा मासूम जिंदगियों की बर्बादी बन जाता है। इस कहानी से हमें कई गहरी और महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं जो हमारे जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकती है। यह बातें समझना और उन पर अमल करना बेहद जरूरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और छोटी मोटी बहसों को
कभी भी हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। गुस्सा अगर काबू में ना रखा जाए तो यह इंसान को अपराधी बना सकता है। हर परिस्थिति में संयम रखना और शांति से समस्या का समाधान खोजना जरूरी है। किसी भी रिश्ते में संवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर गुरुमूर्ति और माधवी के बीच बेहतर संवाद होता तो शायद यह भयावह घटना टल सकती थी। हमें अपने परिवार और रिश्तों में आपसी समझ और विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस घटना ने यह भी सिखाया कि अगर किसी के व्यवहार में बदलाव या हिंसक प्रवृत्ति दिखे तो उसे नजरअंदाज न करें। समाज और पड़ोस में अगर कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो उसे अनदेखा करने की बजाय तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। किसी समस्या का हल हिस्सा नहीं हो सकता। यह घटना हमें याद दिलाती है कि क्रोध और हिंसा इंसान को केवल पछतावे और बर्बादी की ओर ले जाते हैं। समझदारी से चीजों को संभालना ही सही रास्ता है। गुरुमूर्ति जैसे अपराधी यह भूल जाते हैं कि उनका हर कृत्य कानूनी प्रक्रिया से गुजरता है। किसी भी व्यक्ति को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। इस घटना ने दिखाया कि घरेलू कलह का असर बच्चों पर कितना गहरा हो सकता है। हमें बच्चों की भावनाओं और सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। उनके सामने ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जो उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करे। अगर किसी रिश्ते में हिंसा या अत्याचार हो रहा हो तो उसे नजरअंदाज न करें। मदद करने या संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। यह कहानी केवल एक वारदात नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि कैसे हमारी छोटी छोटी गलतियां या गुस्से के पल हमारे और दूसरों के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। हमें सीखना चाहिए कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, रिश्तों में संवाद बनाए रखें और हमेशा शांति और समझदारी से काम लें। मित्रों, यह थी आज की कहानी। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। कहानी को अपने दोस्तों और करीबियों में शेयर जरूर करें ताकि सभी जागरूक रहें। मिलते हैं जल्द ही किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।